नमस्कार, आदाब। भारत एक्सप्रेस पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं याना मीर। इस वक्त बुढ़ाड़ी विलेज करावल नगर कॉन्स्टिट्यूंसी से मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं कांग्रेस के कुछ समर्थक, कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता, काउंसलर्स और जनरल समर्थक जो कांग्रेस की बात करेंगे। जी हाँ, आज होगी कांग्रेस की बात। कांग्रेस की कहानी सुनते हैं क्योंकि इलेक्शंस सर पे हैं, दिल्ली इलेक्शंस नज़दीक आ रहे हैं और हमें नहीं पता कि कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि मुकाबला जो है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही नज़र आ रहा है। लेकिन कांग्रेस भी, उसका भी वजूद है और कांग्रेस को 2 सीटों की पूरी उम्मीद है। लेकिन ये उम्मीद किस बुनियाद पर है और कितनी मुमकिन है, ये आज हम पता करेंगे। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें इनकमिंग से ज़्यादा आउटगोइंग है। मेरा मतलब ये है कि अगर कुछ नेता कांग्रेस में वापस आ रहे हैं तो उससे कई ज़्यादा नेता कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। तो इस वक्त हम बात करेंगे इन कांग्रेस समर्थकों के साथ। कांग्रेस करावल नगर के कांग्रेस अध्यक्ष मेरे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे, आदेश भारद्वाज जी। बहुत शुक्रिया जो आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जो है। ये बताइए, बिल्कुल बच चुका है जी। और आपके सामने है कि 25 मई को दिल्ली में चुनाव है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, एक तरफ हमारे कांग्रेस के कन्हैया कुमार हैं। जी। तो आप देखिए, ये बताइए आदेश जी कि आप ये इनकमिंग आउटगोइंग के बारे में क्या बताएंगे, क्योंकि अरविंदर सिंह लवली और उनके साथ जो तमाम ऐसे नेता, कुछ नेता हैं पूर्व नेता जैसे कि राजकुमार चौहान, कुछ ये अमित मलिक भी हैं बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट, कुछ एमएलएज हैं जो उनके साथ निकल गए लास्ट मिनट पर, ये सब कांग्रेस छोड़ के निकल गए। तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे कि ये वॉशिंग मशीन वाला फंडा जो पब्लिक कह रही है ये यहाँ पे लागू होता है? देखिए, सच्चाई ये है कि हर चुनाव के अंदर कुछ लोग जाते हैं और कुछ लोग आते हैं। जनता का ये जो शक है कि ये वॉशिंग मशीन वाला जो सिस्टम चल रहा है कि कांग्रेस के भ्रष्ट नेताओं को लेकर वॉशिंग मशीन में साफ करके फिर उनको बीजेपी में लिया जा रहा है, ये कितना सच है? डरता वो हर व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं समाज की बहुत सारी चीज़ों का आंकलन करता है। कन्हैया कुमार हमारे उम्मीदवार हैं। अमित शाह जी की पुलिस ने जेल में पहुंचाया, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट से निर्णय आया तो हर चीज़ दूध का दूध पानी का पानी हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कन्हैया कुमार का जो ये वीडियो बनाया गया वो पूरी तरह से फेक है और डॉक्टरेट है। तो ये सारा देश जानता है। महाराष्ट्र से मिलिंद देवरा भी हैं, वो शिवसेना में हैं और वो कहते हैं कि पहले मैं कांग्रेस में था और मुझे बहुत अफसोस है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मुद्दे जो भारत के लिए अहम है, उन मुद्दों के गलत साइड पे होती है कांग्रेस पार्टी। तो इसके बारे में आप जवाब देना चाहेंगे? आप अपना परिचय भी दे दीजिए। जैसा आप बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी बहुत सालों से इस देश पर उन्होंने राज किया है और आम आदमी के लिए बहुत काम किए हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी बोलती कि 70 सालों से कांग्रेस ने शासन किया है और 10 सालों का शासन और पिछले जो कांग्रेस शासन किया उसमें तुलना आज की आम जनता कर रही है कि किस तरह आज 10 सालों में आम जन के कोई काम नहीं हुए और जो पूर्व की जो कांग्रेस सरकार थी उनमें किस तरह उन्होंने आम जन के लिए काम किया और आज जो विकसित भारत की ओर हम बढ़ रहे हैं इसमें कांग्रेस का बहुत योगदान है। नहीं, आप मिलिंद देवरा के उस स्टेटमेंट के बारे में कहिए जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गलत साइड पे होती है किसी भी मुद्दे की, जैसे कि फॉर एग्जांपल पाकिस्तान का नैरेटिव चलाना या टेररिस्ट की वकालत करना। देखिए, कांग्रेस पार्टी ये पाकिस्तान के मुद्दे हमेशा चुनावों में आते हैं। मिलिंद देवरा जी गए, उनकी निजी राय हो सकती है और मिलिंद देवरा अगर पार्टी छोड़ के जा रहा है तो कुछ तो उनको बोलना पड़ेगा ना। भारतीय जनता पार्टी वाले भी कुछ तो कहेंगे कि आप जहाँ रहे उनकी निंदा करिए, तभी जाके हम आपको एक्सेप्ट करेंगे। तो आप नहीं मानते कि कांग्रेस गलत साइड पे होती है मुद्दों की? कांग्रेस कहीं मुद्दों पे गलत नहीं। कांग्रेस देश की अखंडता और विकसित भारत और इस भारत को जोड़ने का काम करती है और हमेशा से करती आई है। और राहुल गांधी जो आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, वो इसी परिदृश्य का एक अगला कदम था। लेकिन राहुल गांधी का आपने जिक्र किया और कोई अगर बोलना चाहेगा कि राहुल गांधी के बारे में ये बताया जा रहा है कि पार्टी से इतने सारे लोग जो निकलते जा रहे हैं, जब उनको नहीं संभाल पा रहे हैं तो देश की अखंडता को कैसे संभालेंगे अगर वो प्राइम मिनिस्टर बन गए? तो राहुल गांधी जी जिस समय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, वो तो उन्होंने अपने टिकट पे भी उन्होंने बोला कि जो हाई कमान तय करेगा हम वही काम करेंगे। और जहाँ तक आप बात कर रही हैं जोड़ने की, तो हाई कमान यानी मल्लिकार्जुन खड़गे? जी, हमारे हाई कमान तो वही है इसमें। लेकिन उनके बारे में भी ऐसे कहा जा रहा है कि वो 80 साल के बुजुर्ग हैं। देखिए, आपका बात अपनी जगह है, आप
आपके विचार हैं, आप जो सुन रही हैं, जो आपको समझ में आ रहा है आप बोल रही हैं, लेकिन आप मुझे बताइए कि अभी जो चुनाव है, चुनाव का जो मुद्दा है, अब हम कुछ कहें कि उनका निर्णय कोई और करता है, बीजेपी का निर्णय कहाँ से हो के आता है, कहाँ चिट्ठी हो, कोई मतलब नहीं है। आज चुनाव का जो मुद्दा आप तो कहते ही है ना, क्योंकि हम तो ये कहते हैं ना कि आप अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ईडी की रेड पड़ती है तो आप लोग कहते हो कि ये मोदी तानाशाह है। अगर कोई हमारी बात पूरी मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि जब पेटीएम मोदी जी लेके आए और इस तरह की करेंसी देश में चलेगी, इस तरह से आगे रुपयों का लेन देन इन चीज़ों के माध्यम से होगा। आज से 7 वर्ष पहले की बात है, राहुल गांधी जी ने उस दिन ये कहा था कि ये पेटीएम जो है ये पूंजीपति संगठित गरीब लोगों की लूट करेंगे, और मोदी जी उसके ब्रांड एम्बेसडर थे। तो देश के प्रधानमंत्री जिसके ब्रांड एम्बेसडर बन रहे थे उनको ये ज्ञान नहीं था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जिस आदमी को आप कमज़ोर सिद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं वो दुनिया का सबसे सक्षम लोगों के साथ बैठता है, और इतनी जानकारी उसको है कि उसने उस दिन जो बात कही थी वो 6 साल बाद आज सच हुई है कि पेटीएम को सरकार को बैन करना पड़ा है। तो ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि राहुल गांधी के अंदर क्या योग्यता है, क्या उसकी काबिलियत है कि उसको वो सब चीज़ दिखती हैं जो कोरोना में प्रधानमंत्री को नहीं दिखती। आज मुद्दे की बात कहाँ हो रही है? आज किसान कहाँ है? आज नौजवान कहाँ है? कहा गया जी सौर जमानी चलती है, सौर जमाना चलता है। मोदी जी ने तो एमएसपी प्रॉमिस किया उड़ीसा के फार्मर्स को। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है आपका। मैं बड़े अदब के साथ आपको कहना चाहता हूँ कि 1 साल का धरना प्रदर्शन हिंदुस्तान के किसानों ने किया। 750 लोगों की शहादत के बाद प्रधानमंत्री जी को यह आभास हुआ कि शायद हमारे कानूनों में कोई कमी है, और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए हिंदुस्तान के किसानों से उन्होंने कानून वापस लिए। और जब कानून वापस लिए तो उन्होंने कहा कि मैं आपके लिए एमएसपी दूंगा, मैं आपको ये चीज़ें दूंगा, जो आप पे मुकदमे दर्ज किए उन तमाम मुकदमों को वापस लूँगा। और मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ कि जब हम ये कहते हैं कि संविधान खतरे में है तो वो भी इसमें झलकता है, इनके करैक्टर में दिखता है। आज से पहले भी इस देश में किसान आंदोलन करके दिल्ली की तरफ आते थे, लेकिन जब भी वो दिल्ली की तरफ आते थे हर 10-5 सालों के बाद, तो जो भी कोई प्रधानमंत्री रहा उन प्रधानमंत्री उनसे मिलते थे, उनकी बातों को सुनते थे और उनके समाधान निकाल के उनको हंसी खुशी उनके अपने गांवों तक, खेत खलियानों तक जाने का अवसर देते थे। कांग्रेस की नीति खाली डेमोक्रेसी को चमकाना है या सोल्यूशन भी लाने हैं? जो आपने किसानों की बात की, फॉर एग्जांपल बेरोजगारी की बात की, क्या कांग्रेस के मैनिफेस्टो में सिर्फ बीजेपी बैशिंग है या कोई सोल्यूशन भी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला 2022 में हम किसानों की आय डबल कर देंगे। आप उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? इसके अलावा मैम महिला सुरक्षा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें कि भाजपा सरकार पूरे तरीके से फेल रही है। हाँ जी बिल्कुल, आप देख सकते हो नाव में और भी हाथरस पे और भी बहुत सारी जगहें हैं जो इतने बड़े मुद्दे भी बने, लेकिन आपको पता है बीजेपी आपको मैं बता दूं, उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं, ठीक है। एनसीआर की मुझे पता नहीं क्योंकि वो भाजपा के अंडर है नहीं पूरी तरह से, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो योगी जी ने सबसे खतरनाक जो ज़िला है जिसे गाज़ियाबाद कहते हैं उसे सबसे सेफेस्ट फॉर वुमेन बना दिया। इतने सालों में लॉ एंड ऑर्डर की इम्प्रूवमेंट आई है, लोग अब लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने से डरते हैं। एक टाइम पे युवा जो कट्टे लेकर घूमते थे वो आजकल टैबलेट लेकर, हाथरस वालों को और उन्नाव वालों को और भी जो बहुत सारे जो केसेस हैं जो कि बीजेपी से लिंक होते हैं, जैसे कि उनके आईटी सेल के लोग कभी ये हरकतें करते हैं, किसी को भी छेड़ते हैं, तो उन लोगों के खिलाफ ही ये सब आवाज़ क्यों नहीं उठाते? जब राम मंदिर में न्योता आया था, आप लोग जाहिर बात है सनातनी है, इससे कोई इनकार नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारे साथ कुछ महाराज भी जुड़े हैं, आप आ जाइए इस तरफ। तो इनकार करने का क्या वजह थी इनकार करने की कि जो कांग्रेस के समर्थक भी हैं या कांग्रेस की जो लीडरशिप भी है उन्होंने डिसाइड किया कि राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जाएंगे, तो फिर खुद को बोलते हैं कि हम एंटी हिंदू नहीं है। फिर इस तरह की हरकतों से जो देश की मेजॉरिटी जनता वो तो हिंदू ही है, फिर वो क्या सोचेगी? उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था पहले बात तो जब राम मंदिर पूरा नहीं हुआ तो पहले मंदिर की पूरी नींव जो है उसे पूरा कर दें, और जो उसमें उन्होंने कहा कि भाई इसका गर्भ है जो जहाँ भगवान बैठते हैं वो तैयार हो गया है, तो उसमें ये होता है कि हम पे अगला मुहूर्त ना हो। जब हम पे 1 महीने बाद 1.5 महीने बाद रामनवमी का मुहूर्त था तो हमें उसमें कर लेना चाहिए था। कांग्रेस का मुहूर्त की प्रॉब्लम थी। मेन तो देखा जाए तो आधे जो है, देखो अब मैं सनातनी हूँ, मैं भागवत चार भी हूँ, मैं भागवत कथा करता हूँ, तो हमारे सनातन सत्य जो धर्म में है यही कहा जाता है कि श्रेष्ठ सबसे बेटर मुहूर्त। जैसे मैंने अभी कथा करनी थी मुझे, तो मैंने 2 मुहूर्त बताए, तो उसमें जो बेहतर लगा उन्होंने चुन लिया और उसमें हमने शुरू कर दी। तो यही कांग्रेस कह रहे सोनिया गांधी अगर नहीं गई, राहुल गांधी अगर नहीं गए तो इसलिए नहीं गए क्योंकि मुहूर्त सही नहीं था। उन्हें भाई कई जो हमारे
गुरु हैं बड़े बड़े शंकराचार्य जिन्हें हम बोलते हैं, उन्होंने भी इस चीज़ पे आपत्ति जताई थी कि भाई जब मुहूर्त बेहतर नहीं है तो हम कैसे चले जाएं। उसी चीज़ को फॉलो उन्होंने किया। भाई शंकराचार्य चारों शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में अपन सबसे पूजनीय मानते हैं, उन चारों शंकराचार्यों को न्योता दिया, वो लोग भी नहीं आए, उन्होंने नहीं आए ना वो, तो आप क्या उनको एंटी हिंदू बोलेंगे क्या? कांग्रेस पार्टी ने ये बोला है, हम किसी के बुलावे पे क्या थोड़ी जाएंगे, हमारी आस्था का विषय है। लेकिन आस्था का विषय कैसे हो सकता है आपने जिनका जिक्र किया हाईकमान, वो खुद ही ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे का एक बयान आया राम वर्सेस शिवा वाला। अब जब भगवानों को लड़ाएंगे आपस में, फिर कहेंगे कि हम भगवानों को मिलना, हर व्यक्ति अपनी आस्था है, कोई देवी माँ को मानता है, कुछ को मानता है। मानने में प्रॉब्लम नहीं है ना, प्रॉब्लम इसमें है कि लड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं राम वर्सेस शिव, इस कैंडिडेट का नाम शिव है तो ये राम से लड़ेगा, इसका क्या मतलब? ऐसा मतलब कुछ नहीं है। आज आप हमें बताइए, जो देश का चुनाव हो रहा है, मोदी जी पिछले 10 साल से इस देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक। जब ये 2014 में जब चुनाव हुआ, इन्होंने कहा कि जो है हम हर वर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। हमारा जैसे सरकार की इतना भ्रष्ट ये कांग्रेस पार्टी की सरकार है कि हम जो है विदेश से काला धन ले आएंगे, ऑटोमेटिक सबके खाते में 15-15 लाख रुपए चले जाएंगे। इस जो है जिस देश की इकोनॉमी घटती है, जिस देश का करेंसी वैल्यू घटता है, वो देश शर्मसार होता है। ये सारे वक्तव्य किसके थे? ये बात लेट मी फिनिश। तो आज ये बताइए कि 10 साल बाद भी क्या इन बातों पर मोदी जी चुनाव लड़ रहे हैं? ये कहीं उन्होंने बात किया कि हम 2 करोड़ 10 सालों में भी 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए हैं? हमारी करेंसी वैल्यू कहाँ है? आज डॉलर कीमत क्या है और पैसे की कीमत क्या है? देश आगे बढ़ रहा है, जीडीपी आगे बढ़ रही है, फास्टेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं। तो पैसा प्रति व्यक्ति आया क्या है? जब हम 2014 के पहले आप देखिए तो जो है देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, जो और जो बच्चा होता था उसके ऊपर 25,000 रुपये का कर्जा होता है, जो मैं जानता हूँ, जो मुझे जानकारी माध्यम से मिली है। आज जो बच्चा पैदा बनी है उसके ऊपर 2 लाख रुपये के ऊपर का कर्जा है। 155 लाख करोड़ का कर्जा केवल 9 सालों के अंदर, 10 सालों के अंदर। ये इसके बारे में कोई बात कर रहा है? देश कितना गरीब हुआ, इस पर आप बात करेंगे? इस पर कोई बात हो रही है? लोगों को रोजगार कितने मिले? आप जो 4 साल का अग्निवीर पैदा कर रहे हैं। इन तमाम इल्जामों के बावजूद भी जनता मोदी जी को वोट करती है। इसके बारे में आप जनता को क्या कहेंगे? कि जनता भी बेवकूफ है? कि जनता नहीं देख सकती? कभी बेवकूफ नहीं कहाँ वोट कर रही है अभी आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगे, आपको कोई सुनाई नहीं दे रहा होगा अभी मोदी। अब आमजन समझ गया है, 5 से 7%, 10% वोटिंग कम हो रही है, और इस बार मोदी का जाना तय है। मोदी को पता चल गया था, इसलिए उसने विपक्षी नेताओं को तोड़ने का काम किया है, कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम किया है। जिन मुद्दों पर 2014 में सरकार बनी, महंगाई, काला धन, हम दाऊद इब्राहिम को लेकर आ जाएंगे। रामदेव जी आज कहाँ है? वो सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगते फिर रहे हैं। कहाँ है अन्ना हजारे का आंदोलन? कहाँ है लोकपाल? इन मुद्दों पे, और ये मुद्दे आज गायब है। आप करावल नगर कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव लड़े थे पहले भी। आप बताइए कि आज जो 2 सीटें हैं जिसकी उम्मीद है कांग्रेस को, क्योंकि मुकाबला तो जैसे मैंने कहा आम आदमी पार्टी बीजेपी के बीच दिख रही है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कुछ सीटों की, और अगर है किन सीटों की है और क्यों है? 2 सीटों के नहीं, दिल्ली में हम 7 सीटें जीत रहे हैं। 4 सीटें हमारे आप पार्टी गठबंधन के साथ है और 3 सीटें हमारे साथ है, और हम 7 सीटें जीत रहे हैं। हम इनकी तरह 400 का आंकलन लोगों को झूठ नहीं बोलते। इन 70 सालों में किसी प्रधानमंत्री ने आज तक जब भी स्पष्ट कहा तो उसने ये कहा कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, लेकिन वो नंबर कोई नहीं बता पाता था। जो प्रधानमंत्री जी के लिए हम सब उनका परिवार हैं, वैसे ही प्रधानमंत्री अपने देश को चलाते हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य है। मैं राम मंदिर पर भी एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। हम सनातनी व्यक्ति हैं, हम सनातन में विश्वास करते हैं, लेकिन सभी के धर्मों का आदर और सम्मान हो, ये भी हम। ये आखिरी मुद्दा सवाल रहेगा मेरा, मुसलमान तबके का, कि मुसलमान तबके को हमेशा से कांग्रेस पे ज़्यादा भरोसा रहा है बीजेपी के बरक्स। तो इसको जो है मेजॉरिटी आवाम इस तरह देखती है कि इसका मतलब कांग्रेस मुस्लिम अपीजमेंट करती रहती है, और इस सारा जो धन है, संपत्ति है हिंदुओं का, वो उठाकर उन लोगों को दे देंगे जो कई सारे जो मुस्लिम्स हैं वो यहाँ के नहीं हैं, जैसे पसमंदा यहीं के हैं ओरिजिनल, लेकिन कई सारे जो हैं इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, रोहिंग्याज हैं, यहाँ आते हैं, बहुत सारे बच्चे पैदा करते हैं, फिर वोट करते हैं, फिर राशन मांगते हैं, तो रिसोर्सेज पे इससे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ के बीजेपी मुखालफत करती है, जबकि कांग्रेस इसको सपोर्ट करती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी और बीजेपी के पास देश को बताने के लिए कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि देश के रिसोर्सेज, हमारी ऑलरेडी आबादी 120 करोड़ है, अगर हम बाहर से आने वालों को अपने रिसोर्सेज बांटने लग जाएं, तो ये जैसे कांग्रेस चाहती है कि सबको इक्वल फुटेज मिलनी चाहिए, लेकिन इक्वालिटी कैसे हो सकती है बाहर वालों के साथ? प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, 10 साल के अंदर हमने 87,472 लोगों को डिपोर्ट किया।
जो विदेशों से बढ़ रहे थे हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से, हमने 87,472 लोगों को डिपोर्ट किया। प्रधानमंत्री जी बताएं उन्होंने कितने लोगों को डिपोर्ट किया है? 700 कुछ लोग थे पहले 5 साल में। इस साल में 1,000 लोग कर दिए होंगे। तो हम तो देश के दुश्मन हैं। हम जो देश में गैर कानूनी तरीके से बढ़ रहे हैं उनको डिपोर्ट करते हैं, उनको बाहर करते हैं और उसकी संख्या बताते हैं। सरकारी आंकड़ों में, गूगल में आप सर्च कर सकते हैं। लेकिन ये सरकार जो है देश को गुमराह करती है। तो देश अब गुमराह होने वाला नहीं है। देश हिंदू मुस्लिम के बहकावे में आने वाला नहीं है। अभी देश को चाहिए रोजगार। जो इन्होंने कहा था 2014 में कि हर व्यक्ति को योग्यता के आधार पर रोजगार मिलेगा। आज MBBS PhD होल्डर्स, चपरासी की नौकरी नहीं मिल रही उनको जो है। तो ये अंतर है कि इनकी करनी और कथनी में जो अंतर है, हमने अपनी पहली पीढ़ी से, और हमें ये सुनने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती नहीं है। इनके हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और वो इनके ऊपर मुहावरे लागू होते थे और मैं सुनते थे। लेकिन पिछले बहुत सालों में जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के स्वरूप को इस तरह से पेश किया गया कि जैसे ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी है। लेकिन ये दुनिया की सबसे बेहतरीन पार्टी अगर है तो सिर्फ अपने लिए, इस देश के 2-3 घरानों के लिए। आज जो भी आपने इकोनॉमी की बात की तो वो दुनिया का सबसे रईस व्यक्ति बन जाता है और एक आम आदमी की आमदनी घट जाती है। 80 करोड़ लोगों को इस जगह पे लाके खड़ा कर दिया कि वो अपने परिवार के लिए राशन नहीं ले सकते। जी, आपने मेरा आखिरी सवाल आपने रहना पड़ता है। तो ये इनकी उपलब्धि है 10 साल में कि 80 करोड़ लोगों को जो भूखे मरने पे मजबूर कर दिया। सरकार 5 किलो राशन दे रही है। हम भी आज के उदाहरण में अगर हम 20 रुपये किलो सरकार किसान से खरीद के राशन कार्ड के माध्यम से 1 रुपये किलो या 2 रुपये किलो बेचते थे, तो जब हम सरकार में थे 18 रुपये वहन कर सकते थे, तो 1 या 2 रुपया लेने की क्या आवश्यकता थी? वो भी हम वहन कर सकते थे। लेकिन हमारे बुद्धिजीवी लोगों ने जो इस देश को चलाना चाहते हैं, जो इस देश को आगे ले जाना वो तो चाहते हैं, कांग्रेस ने भी वादा किया है कर्नाटका में ना कि 2,000 रुपए देंगे BPL वालों को। ये सब तो फिर ये तो यही तो सेम वादे तो सरकार यही होती है। सरकार का काम ही यही होता है। जब भाजपा करती है तो वो फिर वो क्यों बताया जाए? नहीं, मैं आपको और कुछ बता रहा हूँ। अगर वो 1 रुपये किलो उनसे लेते हैं जिन्होंने ये डिज़ाइन किया था राशन कार्ड और फूड सर्विसेज का कॉन्सेप्ट जो, तो उनका ये मानना था कि ये व्यक्ति अगर अपने परिवार की चिंता करता है और इसको अगले महीने अपने बच्चों के लिए राशन चाहिए तो इसमें बाज़ार से खरीद के खिलाने की क्षमता नहीं है, इसलिए हम इसके साथ खड़े हैं। लेकिन इसको 5 रुपये में इसके परिवार का राशन देंगे और जब ये 5 रुपये कमाने के लिए निकलेगा तो 15 भी बनेंगे, 25 भी बनेंगे और 100 रुपये भी कमाएगा और उसको पैसा कमाने का और रास्ता मिलेगा। ये एक मैकेनिज्म है। वो मैकेनिज्म हमने डिजाइन मैकेनिज्म से याद आया कि आपके गठबंधन के जो दिल्ली के CM हैं वो जेल में है इस वक्त, तो अब क्या वो उम्मीद थोड़ी सी घट जाती है 7 सीट जीतने की? चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में डालना है तो सरासर गलत है और कोई इल्ज़ाम भी अभी साबित नहीं हो पाया है। तो केवल ये एक तरीके का दबाव है विपक्ष पार्टी का कि जो है दबाव में रह के लोग, इसलिए हम लोग तो यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं, देख भी रहे हैं लोग इससे। और कांग्रेस के कई कैंडिडेट्स नाराज है, कह रहे हैं हर जगह, मैं दिल्ली की बात कर रही हूँ, दिल्ली के कांग्रेस के कैंडिडेट्स नाराज है, कह रहे हैं हर जगह अरविंद केजरीवाल की फोटोज आ रही है पोस्टर पे, हमारे कैंडिडेट्स की कोई लगाता नहीं है। लवली जी ने यही कहा। लवली जी तो पार्टी छोड़ गए तो उनके बारे में क्या बात करना है। लेकिन आप लोग नाराज नहीं हो कि हर जगह केजरीवाल जी की फोटो छप रही है पोस्टर? कहीं नाराजगी गठबंधन हुआ है तो फोटो लगेगी, फोटो लगेगी जी, हम कहीं उनके नाराजगी नहीं साथ है। मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं हम। ये तो आप लोग नाराजगी दिखा रहे हैं, हम थोड़ी दिखा रहे आप हैं। दिखाते हो, हमारे तो कोई नाराजगी है नहीं, लोग नाराज नहीं? कोई नाराजगी नहीं है। निशान है, दोनों लोग की फोटो है। खुशी है, देश के लोगों को गठबंधन से आशा है, उम्मीद है और उनकी उम्मीद पे हम खरा उतरेंगे। और जो लोग प्रताड़ित हैं देश में, चाहे वो किसान है, चाहे वो नौजवान है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कारखानों में काम करने वाला कोई मजदूर है, वो सब आज कहीं ना कहीं सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रताड़ित हैं। अब उनको ज़्यादा देर पर आपको भरोसा है कि जिन नीतियों को आप गलत कह रहे हैं उनका सल्यूशन, समाधान ला सकती है कांग्रेस पार्टी? क्या आप सबको इस चीज का भरोसा है? घोषणा पत्र बिल्कुल जब अंग्रेजों को भगा दिया, कांग्रेस के इरादे तो पक्के होते हैं, अंग्रेजों को भी भगा देंगे। वो अधिकारों की बात करती है कांग्रेस, सूचना का अधिकार, भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, मनरेगा का अधिकार, ये सब ऐसे ही नहीं आए, इरादे से काम किया है कांग्रेस ने। कांग्रेस ने देने को सब कुछ दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक की व्यवस्थाएं दी, लेकिन प्रचार नहीं किया कि हम कर रहे हैं। यहाँ पे तो अगर राशन भी दिए तो उस पर फोटो छप गई है, अगर आवास बनाए तो वहाँ पे लिखना है, फोटो आनी है, पेट्रोल का दाम डीलर बना है तो वहाँ पे हंसते हुए फोटो लग जानी है। कोविड सेल में क्या पेट्रोल का दाम तो कांग्रेस के जमाने में भी बढ़ रहा था। आज क्या है, अभी तो 35 रुपये होने वाला था, ये तो दाम 35 रुपये होने वाले थे।
कहाँ अब चला ये गया? देश भ्रमित होने वाला नहीं है। जो लोग 2000 के नोट को लाके 5 साल उसको नहीं चला सके, वो देश को 2047 तक का सपना दिखा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका अपनी बात सामने रखने के लिए। कई ऐसे राज थे जिन पे या तो पर्दा डाला गया था या जानबूझ के इनको सामने नहीं लाया गया था। कांग्रेस के पास कई ऐसी मुद्दों के जवाब भी है। उम्मीद करती हूँ कि इनके जवाब भी जनता तक पहुँच गए होंगे भारत एक्सप्रेस की मुहिम से, क्योंकि आपका वोट बहुत मायने रखता है। सोच समझकर वोट कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भारत एक्सप्रेस पे। मैं हूँ याना मीर, बुराड़ी विलेज से।